नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। श्रीलंका एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जिन नेताओं ने कभी इस बहाने तो कभी उस बहाने जनता से सच छिपाए रखा, वो खुद चेहरा छिपाकर भाग लिए जब जनता उनके दरवाजे पर पहुंची। नफरत और झूठ के बल पर राज करने वाले सिस्टम को जनता ने नकार दिया है और अब वो एक नई शुरुआत चाहती है। चूंकि भारत पड़ोसी है, इसलिए ज़रूरी है कि हम श्रीलंका में हुई क्रांति के कारण और उसके सबक को समझें। क्या इस चिंता में दम है कि भारत की गत भी श्रीलंका की तरह हो सकती है? इसका जवाब भी टटोलेंगे दिन की बड़ी खबर में, लेकिन पहले नजर डालिए आज के दिन के वीडियो पर। नमः शिवाभ्यां शुभदिनौ शोभने महोदय ब्रह्मणाध्य श्वेतनारायणे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे धातुपक्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दक्षिणे प्रदेशाद्वांशे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इंद्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिण। नए संसद भवन का निर्माण चल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर बनाए गए राष्ट्रीय चिन्ह का अनावरण किया। यह अशोक स्तंभ है, जिसे हम सादी भाषा में अशोक की लाट भी कह देते हैं। पीतल के बने इस चिन्ह का वजन 9.5 टन है और ऊंचाई 6.5 मीटर। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य गणमान्य लोग भी इस मौके पर मौजूद थे। अनावरण और पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने संसद भवन के निर्माण में लगे मजदूरों से भी बातचीत की। कार्यक्रम की तस्वीरें आने के बाद 3 तरह की प्रतिक्रियाएं आई, एक एक करके बताते हैं। पहली, जिसमें सवाल किया गया कि अनावरण लोकसभा अध्यक्ष के हाथों क्यों नहीं करवाया गया। सवाल उठाने वालों में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग थे। दूसरी तरह की प्रतिक्रिया आई CPM जैसे दलों की तरफ से। इन्होंने पूछा कि जब राज्य का कोई धर्म नहीं तो प्रधानमंत्री ने अनावरण के वक्त पूजन क्यों किया। तीसरी तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस जैसे दलों की तरफ से आई, जिसमें सवाल किया गया कि अनावरण के लिए विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया। इन सवालों पर भाजपा की तरफ से कहा गया कि विपक्ष इस मौके पर भी राजनीति करना भूला नहीं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष तो नए संसद भवन के खिलाफ था, उसकी तरफ से सेंट्रल विस्टा और नए संसद भवन को लेकर अफवाहें भी फैलाई गई। ऐसे में वो आज के कार्यक्रम पर सवाल कैसे उठा सकता है। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी जुड़ी है फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से। उन्हें एक और मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जुबैर के खिलाफ एक मामला दिल्ली में चल रहा है, एक मामला यूपी के सीतापुर में चल रहा है, जहां वो फिलहाल जेल में भी हैं। तीसरा मामला जिसके संबंध में आज न्यायिक हिरासत का आदेश हुआ, यूपी के ही लखीमपुर खीरी का है। यहां सुदर्शन न्यूज से जुड़े आशीष कटियार ने सितंबर 2021 में जुबैर के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। जुबैर ने अपने एक ट्वीट में तब बताया था कि सुदर्शन न्यूज ने मदीना की अल मस्जिद अन नवाबी को गाजा की एक तस्वीर के साथ मिलाकर दिखाया और बमबारी का ग्राफिक बनाया। जुबैर ने इस ट्वीट में यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस और उत्तर प्रदेश के DGP को टैग करके सवाल पूछा था कि क्या ये रिपोर्टिंग है या फिर हिंसा भड़काने की कोशिश। इसे लेकर सुदर्शन न्यूज के आशीष कटियार ने थाने में तहरीर दी थी कि जुबैर के इस ट्वीट से 2 समुदायों के बीच शत्रुता पनप सकती है, लेकिन पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया था। कटियार इसके बाद अदालत से आदेश लेकर आए, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ। दर्शक जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 8 जुलाई के रोज सीतापुर वाले मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी। आदेश आने के कुछ ही घंटों बाद लखीमपुर खीरी पुलिस अपने यहां दर्ज मामले के लिए जुबैर के खिलाफ वारंट ले आई। आज इस मामले में सुनवाई हुई और जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जुबैर के मामले की सुनवाई 12 जुलाई को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। खबर यह भी है कि जुबैर ने पटियाला हाउस न्यायालय के सेशंस कोर्ट में भी बेल याचिका लगाई है। इससे पहले मैजिस्ट्रेट न्यायालय से जुबैर की बेल याचिका खारिज हो चुकी है। दूसरी सुर्खी वैसे तो जनसंख्या दिवस से जुड़ी है, लेकिन बात सिर्फ जनसंख्या की ही नहीं है। कैसे? सुनिए आज विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कार्यक्रम में क्या कहा। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है।
हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के एक व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। योगी के इस बयान पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया राजद नेता तेजस्वी यादव की भी थी। उन्होंने सवाल किया कि चीन की आबादी तो भारत से भी ज्यादा है, फिर वो अर्थव्यवस्था, विकास और जीडीपी में भारत से आगे है, क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? अगर बढ़ती जनसंख्या वाकई एक खतरा है तो चीन इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहा है? अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, हमने आपको बता दी। तीसरी सुर्खी राजनीतिक उथल पुथल से जुड़ी है। एआईएडीएमके में दो फाड़ आज और बड़ी हो गई। ओ पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाल दिया गया और ई पलानीस्वामी ने पार्टी के अंतरिम महासचिव का पद ग्रहण कर लिया। यह फैसला हुआ पार्टी की जनरल काउंसिल की बैठक में। पनीरसेल्वम इस बैठक को रोकने के लिए अदालत तक गए थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। उथल पुथल की बात चली है तो आपको गोवा की कहानी बताते चलें। महाराष्ट्र के बाद अब यहां भी विधायकों के इधर उधर होने की आहट है। कम से कम 10 जुलाई की रात को इल्जाम तो यही लगाए गए। गोवा के कांग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री और मडगांव विधायक दिगंबर कामत तथा माइकल लोबो भाजपा और कोल लॉबी के साथ मिलकर पार्टी को कमजोर करने में लगे हैं। आज कामत और लोबो दोनों ने कह दिया कि कांग्रेस में ही है वो और जो आरोप लगाए गए हैं उनसे वो बहुत दुखी हैं। 10 जुलाई की शाम को जब गोवा से लगातार खबरें आने लगी तब कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की लेकिन सिर्फ 5 विधायक पहुंचे थे। इसके बाद से कयास लगाए जाने लगे कि गोवा कांग्रेस में भी कुछ पक रहा है। आने वाले दिन गोवा में बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से आपने श्रीलंका की बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए। फिर प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। कोई राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में गोता लगाने लगा, कोई साबुन लगा के नहाने लगा, कोई जिम में कसरत करने लगा, कुछ सोफे पर फैल गए, कोई लॉन में कैरम खेलने लगा। इन सारी तस्वीरों को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। हास्य भाव रखते हैं तो हो सकता है कि इन्हें देखकर आपको हंसी आई, क्रांतिकारी विचारों के हो तो हो सकता है कि क्रांति नजर आ रही हो, मानवतावादी हो तो हो सकता है कि आपको संकट दिखे और दया आए। हो यह भी सकता है कि आपको हर तरह का बोध हो, मगर कहानी इससे भी आगे की है। असली मसला आर्थिक स्थिति का है। अब भी बहुत से प्रदर्शनकारी वहां जमे हुए हैं, खाना बना रहे हैं। कई किचन में पहुंच गए और रोटी बनाकर खाने लगे। श्रीलंका में असल सवाल रोटी का ही है और सारी लड़ाई इसी बात की है। हिंदुस्तान के नक्शे के नीचे एक द्वीप है श्रीलंका। पौराणिक ग्रंथों की कथाएं हों या फिर हजारों सालों से चला आ रहा है इतिहास, श्रीलंका का हिंदुस्तान से गहरा नाता है। आज के कुछ सालों पहले तक श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे खुशहाल देशों में से एक था। हंगर इंडेक्स हो या फिर हैप्पीनेस इंडेक्स हो, श्रीलंका की स्थिति भारत से हर मोर्चे पर बेहतर थी। मगर चंद सालों के भीतर श्रीलंका दिवालिया हो गया। कैसे दिवालिया हुआ, इसकी पूरी कहानी आज के दुनियादारी शो में आपको मिल जाएगी। हम यहाँ श्रीलंका के साथ हो रही भारत की तुलना और भविष्य में श्रीलंका के पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका क्या हो सकती है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार दुनिया में कोई देश दिवालिया हुआ है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक 1960 के बाद से अब तक दुनिया के 147 देश या तो दिवालिया हो चुके हैं या फिर दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर दिवालिया होने वाले देशों की लिस्ट खोजेंगे तो पहला उदाहरण स्पेन का मिलता है, जो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक बार दिवालिया हो गया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति के दौरान 1918 में रूस दिवालिया हो गया था। कर्ज बढ़ने की वजह से 1982 और 1995 में उत्तरी अमेरिका का देश मेक्सिको ये भी दिवालिया हो गया था। साल 2001 में ऐसे ही कुछ अर्जेंटीना के साथ भी हुआ था। 2015 में ग्रीस और 2017-18 में वेनेजुएला के दिवालिया होने का उदाहरण हमारे सामने है। अब 2022 के साल में श्रीलंका की बारी आ गई लगती है। अगर इन सारे मुल्कों के इतिहास और श्रीलंका के वर्तमान को एक धागे में पिरोकर आप देखेंगे तो कहानी एक जैसी आपको लगती है। सरकार की बदइंतजामी, गलत नीतियां और बेइंतहा कर्ज। चारों तरफ समुद्र से घिरे श्रीलंका के पास अर्निंग यानी कि कमाई के बहुत ज्यादा स्रोत नहीं है। किसी भी मुल्क की विदेशी मुद्रा की कमाई का जरिया या तो एक्सपोर्ट यानी अपना सामान बाहर बेचकर किया जाता है
या फिर उसके यहाँ टूरिज्म से पैसा आए, या फिर कोई दूसरा तरीका हो आपके पास। श्रीलंका काफ़ी हद तक टूरिज्म पर निर्भर देश है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने अपनी सरकार के दौरान एक्सपोर्ट्स पर खास ध्यान नहीं दिया और कोविड काल में टूरिज्म का बिजनेस एकदम से बैठ गया। नतीजा ये कि श्रीलंका पर कर्ज दिन पर दिन बढ़ता गया। पैसे नहीं बचे तो यूरिया खाद तक खरीदने के लाले पड़ गए। सरकार ने लोगों को ऑर्गेनिक खेती की तरफ झोंक दिया। इसके बाद यहीं से आर्थिक बदहाली ने श्रीलंका के रास्ते भूखमरी की तरफ मोड़ दिए। जून 2022 आते आते श्रीलंका में महंगाई दर 54% के आंकड़े को पार कर गई। ये कितनी ज्यादा है इसको इस बात से समझ लीजिए कि भारत में महंगाई दर फिलहाल 8% है, जिसे बहुत ज्यादा माना जा रहा है। ऐसे में श्रीलंका की महंगाई दर 54% हो जाने का मतलब आप समझ सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के मुताबिक जनवरी 2022 में यह महंगाई दर 14.2% थी, जो जून में 54% हो गई। इस पर भी खाने पीने के सामान की महंगाई दर 80% के ऊपर पहुंच गई। जनता त्राही त्राही करने लगी। प्रदर्शन बीते 3 महीने से चल रहे थे। 9 जुलाई को लेकिन सब्र का बांध असल में टूटा। गोलियों के डर को पीछे छोड़ दिया लोगों ने। आम जनता ने प्रधानमंत्री आवास को आग लगा दी और राष्ट्रपति भवन में डेरा डाल लिया। पहले आज तक के आशुतोष मिश्रा की इस रिपोर्ट में ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास के अंदर चल क्या रहा है, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 9 जुलाई की हिंसा के बाद 2 दिन का समय बीत चुका है। प्रधानमंत्री के आवास की तस्वीरें हम एक बार फिर यहाँ पहुंचे हैं और अब जब ये तय हो चुका है कि राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे, अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि तमाम जो प्रदर्शनकारी जुटे हैं, ये प्रधानमंत्री आवास का पियानो है और यहाँ पर श्रीलंका का राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है। फिलहाल इन प्रदर्शनकारियों के लिए जश्न का मौका है, क्योंकि जिस मांग के लिए ये लड़ रहे थे वो पूरी हो रही है। राष्ट्रपति का इस्तीफा होगा। यहाँ पर आप जो सुन रहे हैं ये नेशनल एंथम है। What is the message by the protesters through the music? To have a good country for the future, right? Actually, to children, to the younger crowd, needs a good country, a strong country with new faces, and also we need someone who knows the field, who can handle, who has the administrative knowledge, and who can. Now happy since the president has announced to resign. Yes, I know that, but yeah, we need to see that. We are waiting for that, and to see a new person taking over the country. Is this the national anthem of Sri Lanka? No, it's actually a song which talks about our country. It's what do you call? Tells about the soldiers who worked hard for the freedom, right? And राष्ट्रगीत के बाद अब यहाँ अपने शहीदों को याद करते हुए गीत बजाए जा रहे हैं। ये कोलंबो की ताजा स्थिति है। ऐसी तस्वीरें या तो आपने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देखी होंगी या फिर अब देख रहे होंगे श्रीलंका में। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इमरजेंसी के दौरान लिखी गई कविता की कल्पनाओं को श्रीलंका की जनता ने सच करके दिखा दिया। सूटकेस समेत भागते राष्ट्रपति की तस्वीरों ने इसकी तस्दीक भी कर दी। खबर है कि राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश छोड़ा नहीं है। वो श्रीलंकाई नौसेना के किसी जहाज पर परिवार समेत सवार हैं अभी भी, और वो जहाज श्रीलंका के ही समुद्री सीमा में कहीं मौजूद बताया जा रहा है। राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने की बात कही है, मगर इस पर जनता को यकीन नहीं है। जनता राजपक्षे को ही पूरे क्राइसिस का कल्प्रिट मान रही है। राजपक्षे ने 2019 में श्रीलंका की बागडोर संभाली थी। उस वक्त श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार 7.6 बिलियन डॉलर था। कच्चे तेल से लेकर बाकी विदेशी सामानों के निर्यात का पेमेंट डॉलर में ही किया जाता है। कर्ज की अदायगी भी डॉलर से होती है। विदेशी मुद्रा भंडार की मात्रा या कह लीजिए संख्या किसी भी देश की मजबूती या कमजोरी को दर्शाती है। 2019 के 7.6 बिलियन डॉलर के मुकाबले मार्च 2022 में श्रीलंका के पास सिर्फ 1.93 बिलियन डॉलर बचे। जून 2022 में वो और घटकर 50 मिलियन डॉलर पर आ गए और जुलाई 2022 में श्रीलंका के पास सिर्फ 25 मिलियन डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा बताया गया। मतलब ये कि कर्ज चुकाना तो दूर, श्रीलंका के पास अब जरूरी सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं। दूध लीजिए, पेट्रोल लीजिए। श्रीलंका के ऊपर कुल 4 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है। कई लोग चीन को श्रीलंका की बर्बादी की वजह मानते हैं, ठीक भी है, लेकिन ये बात समझने वाली है कि चीन का कर्ज श्रीलंका की बर्बादी की वजहों में से एक है, मगर मुख्य वजह नहीं है, क्योंकि श्रीलंका पर कुल कर्ज में चीन की हिस्सेदारी सिर्फ 20% के आसपास है। बाकी कर्ज उसने वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं से लिया है। किसी भी देश के दिवालिया होने के पीछे
एक नियम है कि किसी भी देश को दिवालिया तब घोषित किया जाता है जब वहां की सरकार दूसरे देशों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों से लिया गया उधार या उसकी किस्त समय पर नहीं चुका पाती है। जैसे आम आदमी डिफॉल्ट करता है वैसे देश करते हैं। श्रीलंका को 7 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए मई 2022 तक की मियाद दी गई थी। हालांकि अतिरिक्त छूट के बाद भी श्रीलंका ऐसा करने में सफल रहा नहीं और आखिरकार दिवालिया घोषित कर ही दिया गया। ये हुई श्रीलंका की बात। अब आते हैं भारत से जुड़ाव पर। श्रीलंका उधर दिवालिया हुआ, इधर हिंदुस्तान में तरह तरह की आशंकाएं जताई जाने लगी। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर राजपक्षे को भारत का दोस्त बताते हुए लाइव किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने हालात को संभालने और राजपक्षे सरकार की मदद के लिए भारतीय सेना भेजने की मांग की। इस पर श्रीलंका के लोगों की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। इस पर श्रीलंका में भारतीय दूतावास से आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई। उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि उच्चायोग मीडिया और सोशल मीडिया में एक धड़े में अटकलों के आधार पर चल रही रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज करता है कि भारत श्रीलंका में अपनी सेना भेजने जा रहा है। ये खबरें और इस तरह के विचार भारत सरकार की स्थिति के अनुसार नहीं है। भारत ने श्रीलंका में लिट्टे के संकट के दौरान अपनी सेना भेजी थी, मगर अब उच्चायोग के ट्वीट के बाद यह आशंका खारिज हो गई है कि इस संकट के दौरान भी ऐसा हो सकता है। अब आते हैं दूसरी आशंका पर। विपक्षी दलों के कुछ नेता यह कहते हुए पाए गए कि भारत की आर्थिक हालात भी ठीक नहीं है, भविष्य में श्रीलंका जैसे हालात हो सकते हैं। टीएमसी के विधायक इद्रीस अली ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को राजपक्षे की तरह भागना पड़ेगा। पहले उनका बयान आप सुन लीजिए। इंडिया में जो चल रहा, मोदी जी टोटली फेलियर, प्राइम मिनिस्टर टोटली फेलियर। तब तो श्रीलंका में क्या हुआ उससे भी ज्यादा शायद होगा। मोदी जी को भी भागने पड़ेगा, मोदी जी को रिजाइन करके भागने पड़ेगा। मेरा ख्याल से श्रीलंका का राष्ट्रपति जी का जैसा हाल हुआ वो भाग कि मोदी जी क्या होगा, हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उन्होंने तो टोटली फेल्योर। और ऑनरेबल तो मिनिस्टर हमारा बारे में बोले हैं जो दीदी को आगे ले जाने के, दीदी तो आगे हैं ही हैं। पॉपुलरिटी का देखिएगा तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता जी बहुत आगे हैं। आपने बयान सुन लिया। अब सवाल है कि क्या वाकई भारत की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है? चलिए इस सवाल का जवाब तलाशते हैं। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था की हालत खराब हुई, इस बात से इनकार कोई नहीं कर सकता। दुनिया के कई देशों के साथ ऐसा हुआ भी, मगर श्रीलंका के मुकाबले भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमारे पास संसाधन में श्रीलंका से कई ज्यादा हैं। श्रीलंका विदेशी कर्ज की वजह से तबाह हुआ। तो कर्ज की स्थिति जानते हैं। आरबीआई ने राज्यों की रिपोर्ट देते हुए इस पर चिंता व्यक्त की है। कर्ज पे भारत के 9 राज्यों में कर्ज सबसे ज्यादा है। कौन से राज्य हैं? राजस्थान पहले नंबर पे, जिस पर राज्य की कुल जीडीपी का 39.8% कर्ज है। दूसरे नंबर पर बिहार है 37.2%। अगले नंबर पर केरल है 37.2%। पश्चिम बंगाल पर 34.2%। एमपी पर 33.3%। आंध्र प्रदेश पर 32.8%। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश भी इस लिस्ट पर है, इसमें है, जिस पर राज्य की जीडीपी का कुल 32.2% कर्ज है और तमिलनाडु पर 27.7%। आरबीआई ने इन राज्यों को कर्ज कम करने की सलाह दी है, मगर भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी क्यों नहीं होगी, इसके लिए इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। जैसा हमने आपको पहले बताया कि श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार $25 मिलियन यानी भारतीय रुपए में करीब 198 करोड़ ही बचे हैं, जबकि इसके मुकाबले भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कहीं ज्यादा बड़ा है। फिलहाल मोदी सरकार के दौरान इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिलती है। दर्ज आंकड़ों में 9 मई 2014 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 लाख करोड़ रुपए था, जो 13 मई 2022 के आखिरी आंकड़ों में बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपए हो चुका था, जिसे मोदी सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखती भी है। बाकी अर्थव्यवस्था के जानकार श्रीलंका जैसी हालत वाली आशंका के सवाल पर क्या कहते हैं, सुन लीजिए। देखिए, बात यह है कि अगर आपके मोहल्ले में किसी घर में अगर आंच लग जाए, आग लग जाए, तो आपको घर चाहे जितना भी प्रोटेक्शन में रहे, आपको डर लगता है। हमारे इतिहास में किसी भी आज पिछले कई सदियों से इस तरह का एक कोलैप्स इकोनॉमी का भारत के जनता के सामने नहीं। हमारे में सामने से जो भी आज हैं हमारे पॉपुलेशन में, किसी को भी 1947 का वो समय याद नहीं होगा, उससे हम लोग आगे चल चुके हैं। तो लिविंग मेमोरी नहीं कि एक देश में कितना बड़ा दुर्घटना आ सकता है, कितना बड़ा
चोट आ सकता है और उससे अर्थव्यवस्था में कितनी उथल पुथल हो सकता है, क्योंकि वो इसीलिए लोगों को एक ये देखकर एक जैसे कहते मिसाल नहीं है, इसलिए अनप्रेसिडेंटेड समय में लोगों का मन लगता है कि पता नहीं हमारा भी शायद ऐसे हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों की क्रिटिसिज्म नाजायज है, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि जब होता है और इस तरह का स्केल में, तो लगता है कि शायद बहुत बड़ा चीज। अब देखिए, कुछ ही दिनों पहले अफगानिस्तान में एक ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेक्लिज्म टाइप का आया था, लेकिन चूंकि हमें अफगानिस्तान के बारे में एक दूसरा आइडिया है कि अफगानिस्तान कई बार इस चीज से गुजर चुका है, इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं लगा। श्रीलंका हमारे एकदम साथ डेमोक्रेसी है, इसीलिए लगता है कि अगर वहां पे हो गया तो शायद क्या यहाँ भी होगा। प्रॉब्लम श्रीलंका का इसलिए नहीं कि श्रीलंका का किस तरह का गवर्नमेंट है। श्रीलंका का प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका अपने जरूरत और अपनी एबिलिटी से कहीं ज्यादा उधार ले चुके हैं। किसी भी देश, चाहे श्रीलंका हो या ग्रीस हो या लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना हो, जब उधार इतना ज्यादा ले लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के ऊपर वो चोट पर, तब वो देश के लिए वो संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका एक तरफ से रेवेन्यू आ रहा है, एक तरफ से आप उससे उधार को आप मीट कर रहे हैं। देखने वाली मेट्रिक्स यही रहती है, बाकी सारी चीजें अपने आप कहीं और है। कैलकुलेशन का सिर्फ यही चीज रहता है कि आपके रोजगार कितने हो रहे हैं, आपके खर्च कितने हैं। श्रीलंका इस कगार पे है कि श्रीलंका का रोजगार ऑलमोस्ट ठप है, श्रीलंका के उधार बहुत ज्यादा हो चुके हैं। यही स्थिति अर्जेंटीना को हुआ था, यही स्थिति ग्रीस को भी हुआ है, और इसीलिए प्रॉब्लम है। इसलिए बाकी चीजों की जो पर्यालोचना है कि किस तरह का गवर्नमेंट है वगैरह, वो मुझे लगता है कि वो दूसरी जगह पे है, वो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कंडीशन है। वो सामने उसको अगर देखा जाएगा तो वो उससे आप श्रीलंका का कंडीशन को बिल्कुल ही नहीं समझ पाएंगे। श्रीलंका इज अ डेट फुल्ड डिजास्टर, और वो डेट वो चाइना से ले चुके थे बहुत ज्यादा। वो डेट अभी भी उनके बैलेंस शीट्स में है। IMF का अभी भी कहना है कि वो चीज जब तक खत्म नहीं होगा या उसका अगर रिकंसिलेशन नहीं होगा, हम ज्यादा लोन नहीं दे सकते हैं। इसलिए बार बार IMF के साथ श्रीलंका का नेगोशिएशन टूट रहा है, और इंडिया को उसमें और जापान को उसमें एग्रेसिव पोजीशन लेना पड़ेगा। तो ये तो कहीं और है, जो जिसकी इसलिए जिस तरह का तुलना किया जा रहा है वो मुझे जस्ट एक जिसे कहते हैं एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूंगा कि इस तरह की चीजों को इस तरह का तुलना अगर किया जाए तो। यानी ये बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत की हालत ना तो श्रीलंका जैसी है और ना ही जल्द होने की कोई संभावना ही है। विपक्ष के नेता श्रीलंका के जरिए मोदी सरकार को निशाने पर जरूर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की गुंजाइश ना के बराबर है फिलहाल। अलबत्ता भारत तो श्रीलंका के पुनर्निर्माण में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आप कहेंगे कैसे? जवाब फिर एक बार एक्सपर्ट से ही सुनिए। और ये जो सवाल आपने किया, या अभी इस वक्त बहुत 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 लाखों के लोगों के मन में यही रहेगा कि भारत का क्या एज ए रिस्पॉन्सिबल नेबर हमारा क्या रवैया है। एक तो आपको ज्ञात होगा कि अभी तक इस साल की शुरुआत से अभी तक में हम भारत से करीब $3.8 बिलियन का सहायता राशि श्रीलंका को ऑलरेडी मुहैया किया गया है। ये विभिन्न तरीकों से हैं, कुछ है स्वैप अरेंजमेंट्स, कुछ है डायरेक्ट फूड एंड क्रेडिट अरेंजमेंट्स, बहुत तरह के सहायता ऑलरेडी जा चुका है और ये क्रम जारी रहेगा। और अभी इनफैक्ट अभी भी जैसे पिछले कई दिनों में भारत से फर्टिलाइजर का एक कंसाइनमेंट श्रीलंका में पहुंचा हुआ है। वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अभी बताया कि वो यही कंसाइनमेंट को औपचारिक तरीके से वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि किसी न किसी को रिसीव करना होगा और ग्रहण करके तब वो इस्तीफा देंगे। तो मामला इतना नाजुक है, और साथ में भारत का आप देख सकते हैं कि भारत कितना ऑन द टैप सहायता में जुटा हुआ है। लेकिन अभी मुश्किल जो आएगी है कि जब तक कोई सरकार अपना वहां पे कार्यभार संभाल नहीं लेता, तब किसके साथ भारत अपना नेगोशिएशन बनाएंगे, वो एक बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इसीलिए बहुत जरूरी है कि भारत की जितनी भी
जितने भी अच्छे मतलब एज ए नेबर जितने भी सहायता करने की जरूरत है, उसमें ये बहुत बड़ा हिचक है कि वो सहायता राशि भी, या अगर गुड्स के हिसाब से भी देखा जाए तो किस अथॉरिटी के पास जाएगा, ये है सबसे बड़ा चीज। और इससे हम लोग आशा करेंगे कि श्रीलंका अपने इतिहास को देखते हुए एज रिस्पॉन्सिबल नेशन, डेमोक्रेसी का वहाँ पे बहुत सालों से उनका एक 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 फर्म बेस बना हुआ है कि वो एक इंटरिम गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश कर देंगे। और जैसे ही होगा उसके बाद ही भारत से फिर से सपोर्ट का राशि जाना शुरू हो जाएगा। जाहिर है पड़ोसी देश के नाते भारत पर एक नैतिक दबाव है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा कि उनको इस कठिन दौर से उबरने की कोशिश में हम लोगों के साथ खड़े हैं, श्रीलंका के लोगों के साथ। भारत ने इस साल श्रीलंका में गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए $3.8 बिलियन से ज्यादा की मदद की भी है। अब भी कुछ लोग कह सकते हैं कि भारत जब खुद अपनी अर्थव्यवस्था में अलग अलग चिंताओं चुनौतियों से गुजर रहा है तो फिर वो श्रीलंका की मदद कैसे कर सकता है। इसका जवाब भी आप जानकारों से सुनिए। अगर हम श्रीलंका का अर्थव्यवस्था को देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। श्रीलंका का कंजम्पशन, डेली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 4.1 गीगावाट है। 4.1 गीगावाट। भारत में डेली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 380 गीगावाट का है। ये तो दोनों देश का अगर कंपैरिजन का, तुलना का बात करें तो भारत के लिए सहायता देने में ये जो साइज है श्रीलंका का वो इतना ही छोटा है कि इसमें बहुत बड़ा भारत को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अगर दोनों इकोनॉमी का साइज का अगर हम कंपैरिजन करें, इसीलिए जो भी दिया जाएगा इसमें भारत की जो फाइनेंशियल, जो आप कह रहे हैं फिस्कल प्रॉब्लम, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मुश्किल ये है कि किस क्रम में किस तरह का सहायता जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे लड़ाई जब होता है किसी देश में, सबसे पहले जरूरत होती है लोगों को, खासकर माँ बच्चों को, जो बेसिक चीजें हैं, दूध, बेबी फूड, बच्चों के दवाइयाँ, ये सारी चीजें सबसे पहले जाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके सप्लाई कभी भी रुक जाने से एक बहुत बड़ा संकट आ जाता है सबसे वीकेस्ट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन में। तो सबसे पहले हम सोचेंगे कि इन सब चीजों की सप्लाइयाँ उनके पास पहुंचेंगी। उसके बाद जो मीडियम टर्म चीजें, ये है शॉर्ट टर्म में, उसके बाद जो बाकी चीजें खाद्यान्न हैं उनके सप्लाई का लाइन अभी भी भारत से चल रहा है, वो और भी विस्तृत होंगे। उसके बाद आएंगे उस देश के जो इंटरमीडिएट जो चीजें जिनकी जरूरत है उसकी। एक इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि श्रीलंका में कोई लड़ाई नहीं आया था, इसलिए उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उस पर कोई आंच नहीं आया है। मुश्किल ये है कि देश के अर्थव्यवस्था में बहुत सारे गड़बड़ की वजह से उनके खरीदारी में, विदेश से तेल आने में खासकर जो पैसा चाहिए था वो उनको शॉर्टेज हो गया, इसलिए उनको फाइनेंशियल एड की जरूरत पड़ेगी। वो अगर उसका सीक्वेंस अगर सिस्टमेटिकली हो जाएगा तो श्रीलंका काफी हद तक और काफी जल्दी रिकवरी के रास्ते पर आ जाएगा। हमें लगता है कि इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। भारत की स्थिति श्रीलंका जैसी नहीं हो सकती और भारत कैसे भविष्य में श्रीलंका के नवनिर्माण में मदद कर सकता है आप जान गए होंगे। जानकारों के जरिए हमने आपको ये भी बता दिया। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के शो में बस इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अब आपसे मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक अपना ध्यान रखिए।